बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक और मैं आपका मेज़बान हाफिज़ नुमान चौधरी। पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मसला हमेशा से एक इशू रहा है। कहा यह जाता है कि किसी मुल्क की इंपोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गई, खसारा आ गया, फ़ायदा हो गया। बदकिस्मती कह लीजिए या बदनीयती कह लीजिए, पाकिस्तान के अंदर हमेशा खसारा ही रहा। जब भी बजट आएगा तो वो खसारे का बजट होता है। जब भी किसी आप सरकारी इदारे को देखेंगे तो वो खसारे में जा रहा होगा। किसी भी बड़ी फर्म को देखेंगे तो उसके ऑडिट होने के बाद वो नज़र आएगा कि वो खसारा हो रहा है। उसके साथ हमें कहते हैं, पिछले दिनों इमरान खान साहब ने भी ये बात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि हमें ये चीज़ें पाबंद कर देनी चाहिए, ये चीज़ें लानी चाहिए। बट उसका रिज़ल्ट क्या निकला, ये होती क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्यों आती है, इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है स्टाइलर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के सीनियर डिप्टी मैनेजर इंपोर्ट और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब ने। गुलाम मुर्तज़ा साहब, वेलकम टू द शो। ज़रा ये बताइएगा कि कारोबारी हवाले से बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या, या बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा माइनस क्यों जाता है, ये कभी भी खसारे से बाहर क्यों नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आवाज़ सिटी 49 चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया और अपनी कारोबारी हवाले से जो खसारा आ रहा है हमें इसके ऊपर गुफ्तगू करने का मौका दिया है। हाफिज़ नुमान चौधरी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पेशल कारोबारी हवाले से ऑर्गेनाइज़ किया है और जो कारोबार की इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए जिस भी जगह पे इन्हें कोई नज़र आता है कि कोई नुकसान हो रहा है, उसकी फ्लोरिश के लिए या उसको नुकसान को बचाने के लिए, ये अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी ये काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हाफिज़ नुमान चौधरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद तो जो इनका पहला क्वेश्चन है कि कारोबारी हवाले से बैलेंस ऑफ पेमेंट लगा लें या बैलेंस ऑफ ट्रेड लगा लें, ये खसारे में क्यों है, तो मैं इसकी सबसे बड़ी वजह ये समझता हूँ कि आप ये समझते हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हमारा खसारे में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जी हम बाहर के मुल्क से या तो इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इंपोर्ट हमारी ज़्यादा हो जाती है, एक्सपोर्ट कम होती है, तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव की बहुत सी वजूहात हैं। किसी चीज़ का बैन कर देना, किसी चीज़ को मंगवा लेना, किसी चीज़ के ऊपर ड्यूटी बढ़ा देना, या ऐसे ही कोई चीज़ें मंगवाई जाना जो मुल्क में भी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये तो एक कहने का मतलब है कि इसके कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कारोबार के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि लॉजिस्टिक के हवाले से बैलेंस ऑफ ट्रेड का नेगेटिव होना, उसका इम्पेक्ट क्या है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के हवाले से बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि लॉजिस्टिक की अनअवेयरनेस है। अनअवेयरनेस के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जी स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एक पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आ चुका हुआ है, वहाँ पे लोगों के काम जो हैं या लोगों के ऑपरेशंस जो हैं या लोगों का जो दिमाग है, माइंड सेट है, वो क्या हो गया, वो सिर्फ उसके काम तक महदूद रह चुका है। वो पूरे साइकिल को नहीं देखते कि पूरा साइकिल सही चलेगा तो हमें इससे बेनिफिट होगा। अच्छा, अब इस हवाले से अगर बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव आने की वजह इंकोटर्म है। इंकोटर्म क्या चीज़ है? बिजनेस में इंकोटर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अभी मैंने स्पेशलाइजेशन का वर्क यूज़ किया है, तो स्पेशलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जो परचेज़र है ना, जो बाहर के मुल्क से माल परचेज़ कर रहा है, उसकी महारत दो चीज़ों के ऊपर है। उसकी सिर्फ और सिर्फ महारत दो चीज़ों के ऊपर है। एक महारत उसकी हो सकती है क्वालिटी के ऊपर कि वो क्वालिटी चेक करेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करेगा। दूसरी महारत हो सकती है कॉस्ट के ऊपर कि उसकी प्राइस क्या है। ये दो चीज़ों के ऊपर तो किसी भी कंपनी का परचेजर हायर ही इन्हीं दो चीज़ों की वजह से किया जाता है कि उसकी मार्केट में लिंक क्या है, कॉस्ट कितना वो इफेक्टिव है और क्वालिटी की वो कॉन्शियस कितना है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें तो हर इंडस्ट्री के परचेजर के पास है, लेकिन मसला क्या है कि जब इंपोर्ट की जाती है ना तो बहुत सी इंकोटर्म्स हैं, उसका ख्याल ही नहीं रखा जाता। अच्छा, अब ख्याल ना रखना भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर देखा जाए तो परचेजर की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये अलग डिपार्टमेंट है, इंपोर्ट डिपार्टमेंट।
या एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट या लॉजिस्टिक लगा लें या सप्लाई चेन के हेड की ये जिम्मेदारी लगा लें कि उसको इन चीज़ों का पता होता है। अच्छा, परचेजर को इस चीज़ का ना पता होना मुल्क के लिए नुकसानदेह है, इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह। इनको टर्म उसे नहीं पता है कि इनको टर्म है FOB, एक इनको टर्म है CFR। अच्छा, जब भी ये चीज़ LCL में, LCL क्या चीज़ है, लूज कंटेनर लोड है, कि पूरा कंटेनर आपने बाहर से नहीं मंगवाया बल्कि हाफ आपका है, हाफ किसी और बंदे का है। तो जब आप हाफ मंगवाते हैं और हाफ किसी और का होता है, तो इसके लिए हमेशा से याद रखें, ये मेरे कारोबारी दुनिया के लिए एडवाइस भी है, परचेजर को भी एडवाइस है, इंपोर्ट मैनेजर को भी एडवाइस है कि कभी भी LCL कंटेनर CFR ना मंगवाएं। CFR का मतलब होता है कि सप्लायर के वेयर हाउस से लेके या सप्लायर की फैक्ट्री से लेके इंपोर्टर की पोर्ट तक का उसने पहुंचाना होता है, जिसमें इंपोर्ट के मतलब वो लोकल फॉरेन लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, फॉरेन कस्टम क्लियरेंस भी करवाते हैं और फिर आपके मुल्क में लाके आपकी डेस्टिनेशन पे वो डिलीवर कर देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में देखा जाए तो जो सी के थ्रू कंसाइनमेंट आती हैं LCL की, वो कराची सी पोर्ट पे आती हैं, PICT पे आती हैं, मुख्तलिफ शहर है वहाँ पे आती हैं। अच्छा, LCL कभी भी नहीं मंगवानी। LCL मंगवाने का नुकसान क्या है? LCL कंसाइनमेंट आ जाती हैं, वही कंसाइनमेंट मैं परचेजर को कहता हूँ वो FOB टर्म पे मंगवा ले। FOB का मतलब क्या है, वही प्राइस जिस प्राइस पे वो उसको हमारे मुल्क में दे रहा है, बल्कि आप उसी प्राइस पे उसको उसके मुल्क से ले लें, उसके मुल्क से परचेज कर लें। आप कहेंगे नहीं, आप सिर्फ अपने मुल्क में मुझे डिलीवर कर दें, FOB पे दे दें, मुझे CFR पे ना दे। FOB का मतलब है कि उसके मुल्क की पोर्ट, यानी कि फॉरेन कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद वो आपके जो भी बंदा अपने फॉरवर्डर को हायर किया उसको वो दे दें। एक तरफ से तो परचेजर को भी ये लग रहा होता है, आम इंसानों को भी ये लग रहा होता है कि यार एक चीज मैं उस मुल्क से खरीद रहा हूँ, वही प्राइस में वो मुझे इस मुल्क में दे रहा है, तो मैं मुल्कों में सेम प्राइस कैसे होगा? दोनों मुल्कों में वो सेम प्राइस पे हम, एक परचेजर है, आप दूसरे मुल्क में बैठे हुए हो, वो मैं कहता हूँ ये सी पोर्ट है, ये सी पोर्ट तक मुझे दे दे, वो कहता है नहीं इसी प्राइस में मैं आपके कंट्री में दे दूंगा। तो देखने में तो ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि वो ये वाली ट्रांसपोर्टेशन भी बियर कर रहा है, वो सी का फ्रेट भी बियर कर रहा है, लेकिन असल में वो नुकसान है। आप यहां तक कि उसी प्राइस में उससे खरीदे, बल्कि उसे कहेंगे ये खर्चा डिस्काउंट कुछ कर सकता है तो कर दे, नहीं कर सकता तो LCL केस में मैंने यहां तक ही लेनी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वो यहां से यहां तक आपको लग रहा है वो फ्री दे रहा है, लेकिन वो एक एक्सपेंसेस में एक टर्म है DO चार्जेस है, डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस है, कि जब गुड्स यहाँ पे पहुंच जाएंगी, आपने जिस फॉरवर्डर को नॉमिनेट किया होगा उस फॉरवर्डर के पास जो कंसाइनी होगा वो माल लेने जाएगा, तो वो कह देते हैं कि जी मुझे 2.5 लाख रुपया दे दें, मैं तब आपको गुड्स दूंगा। ये कागज़ का एक टुकड़ा लेने के लिए वो 2.5 लाख रुपया दे दें, 2 लाख रुपया दे दें। मुख्तलिफ डिमांड्स आती हैं, जो कि अगर मैं कहूँ कि एक मुल्क में उसी चीज़ का खर्चा अगर आपने ये यहाँ से रिसीव कर लिया है, अब आप अपने बंदे से मंगवा रहे हैं तो उसी चीज़ का खर्चा 50,000 होगा मैक्सिमम। अब वही चीज़ वो आपको LCL में इधर डिलीवर कर रहा है, ये CBM के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, अगर वो डिलीवर कर रहा है तो वो वही चीज़ के आपको DO मांग लेगा 2.5 लाख रुपया। 2-2 लाख रुपए का एक ही कंसाइनमेंट में नुकसान हो जाता है। परचेजर को इस चीज़ का पता नहीं है, मालिक को इस चीज़ का पता नहीं है, इंपोर्ट के बंदे को पता है, और इंपोर्ट का बंदा कहेगा कि ये तो परचेज की प्राइस या इनको टर्म परचेजर ने डिसाइड की है, ये इंपोर्ट के बंदे ने डिसाइड नहीं की, लिहाजा वो क्या करेगा, वो अपनी साइड कवर करेगा, परचेजर को आगे कह देगा। अगर कोई पूछेगा, पहले नंबर पे कोई पूछेगा ही नहीं इंडस्ट्री में, ये एक बहुत बड़ा गैप है कि इंडस्ट्री में इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अच्छा, अगर इस केस का चेक एंड बैलेंस भी है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इनका चेक एंड बैलेंस भी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि इन दोनों की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, वो वहां पे DO चार्जेस आराम से पे कर देते हैं। तो इसकी वजह से अब ये तो इंडस्ट्री को नुकसान हो गया, इंडस्ट्री को भी नुकसान कैसे है? देखें, 2 लाख, वही काम 50,000 में होना है, वही काम 2 लाख रुपए में हो रहा है, 2.5 लाख रुपए में हो रहा है, तो 2 लाख की डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट हिट हुई है। नुकसान इसके ऊपर भी ये है, ये 2 लाख रुपया डॉलर्स में पेमेंट होती है, डॉलर्स आपको पता है बाहर जाते हैं, तो जब डॉलर्स बाहर जाते हैं तो पहले ही हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव आ रहा है, उसमें एक इंपैक्ट इंडस्ट्री ने डाल दिया, एक इंपैक्ट इंडस्ट्री ने ऐसा डाला है जो खर्चा आना ही नहीं चाहिए था, आ गया। तो अब इंडस्ट्री की अपनी अनअवेयरनेस की वजह से, परचेजर की अनअवेयरनेस की वजह से, इंपोर्ट मैनेजर की
इस चीज में मैंने पहले कहा ना स्पेशलाइजेशन आ चुकी है, वो पूरे साइकिल को नहीं देखते, वो देखते हैं अपनी लॉजिस्टिक को। सिर्फ इंपोर्ट के बंदे ने अपनी लॉजिस्टिक को देखनी है, परचेज ने अपने मटेरियल को देखना है। तो अल्टीमेटली ये दोनों चीजें जब एक ही प्लेट पे होके नहीं सोचेंगी तो ये नुकसान ऐसे ही रहेगा। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा नेगेटिव रहेगी। आप उसमें कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं लेकिन अनइंटेंशनली कर रहे हैं, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे। तो इस चीज से मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री को बचना चाहिए। इंडस्ट्री को जब भी वो परचेज करे कोई भी मटेरियल, चाहे वो मशीनरी कर रही है, चाहे वो अपना कोई रॉ मटेरियल कर रहा है, अगर वो LCL में इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो मैं नहीं समझता कि किसी जगह पे भी नहीं है। अच्छा, ये भी बड़े मजे की केस है। मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैंने उधर LCL माल इंपोर्ट तो हो गया, जब इंपोर्ट हुआ तो फिर मैंने सप्लायर से कम्युनिकेट किया है। इवन आप एक्सेप्ट करेंगे कि सप्लायर ने वही पैसे जो मैंने एक्स्ट्रा पे किए हैं, वो $1000+ होते हैं, वो उसने वापस कर दिए हैं। आप एक चीज को कमिट कर चुके हैं, मैं पे करूंगा, इसके बावजूद जब आप सप्लायर्स को लीगल टर्म्स पे खेलते हो तो सप्लायर आपको वापस कर देता है। तो मैं यही समझता हूं कि पहले नंबर पे जाना ही नहीं चाहिए। ये भी नुकसान है कि जितने दिन हमारा पैसा वो इस्तेमाल करेंगे वो उसके ऊपर गेन करेंगे, क्योंकि रीइंबर्स करवाने में आपको कुछ कन्विंस करने पे टाइम लगता है। तो ये मैं समझता हूँ ये पैसा वहां पे जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर चला गया है तो भी आपको अपने ऊपर कमांड होनी चाहिए, आप उनसे कम्युनिकेट करो। यकीन करें, मैं इस चीज के ऊपर कहता हूँ कि जो गोरे हैं, अगर आप उनके साथ लीगल फ्रेमवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं तो जितना पैसा एक्स्ट्रा लग रहा होता है वो आपको वापस करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करें और जो आपने पेमेंट एक्स्ट्रा की है वो कागज उन्हें शो करेंगे, जी मैंने फलां बंदे को किया है। उसका प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनके गलत बातों के ऊपर आप उनको कन्विंस करें और वो इतने, आप ये समझ लें कि वो नॉन प्रोफेशनल लोग नहीं है। अच्छा, फिर ये पाकिस्तान में एक दफा सिनेरियो हुआ, यही चीज का सिनेरियो LCL के ऊपर जब मैंने क्लेम किया तो मैंने कोई 1 साल में या 2 साल में कोई 7 से 8 10 केसेस मेरे पास हैं जो मैंने क्लेम करके वापस पैसे ले लिए। तो फिर जिन लोगों ने मुझे पैसे वापस दिए, अब वो कर क्या रहे हैं? बेसिकली वो नहीं कर रहे थे, जो बीच में फॉरवर्डर था वो ये काम कर रहा था। तो अब वो क्या करते हैं, जब वो फॉरवर्डर को हैंड ओवर करते हैं तो उसी वक्त उससे पूछ लेते हैं कि जी बताएं इसके चार्जेस लोकल पाकिस्तान में आप मेरे कंसाइनी से क्या लेंगे। तो वो सरेंडर कर रहे हैं, अपने आप को सरेंडर करने से मुराद है जो उनकी एक्स्ट्रा डिमांड आ रही थी वो खत्म हो रही है। फिर ये काम एक इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट हो रहा है, मेरे लिंक्स में दूसरी सेकंड इंडस्ट्री है जो मेरा ग्रुप सी है वो भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि अल्लाह की ज़ात जानती है। कायदे आज़म का एक कौल है कि आप अपने मुल्क से ये ना पूछो कि मुल्क ने आपके लिए क्या किया, बल्कि आप ये पूछो आपने मुल्क के लिए क्या किया। तो ये मैं समझता हूं कि जब मैं इंपोर्ट की सीट पे बैठा होता हूं तो जो मुझे रिज़्क मिलता है वहां से, जो मैं जॉब्स करता हूं वो तो मुझे मिल ही रहा है, लेकिन जब मैं अपने मुल्क का भी बेनिफिट देखता हूं तो मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्रगुजार होता हूं कि अल्लाह आपका शुक्र है कि अल्लाह की वजह से और मेरे जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स दी हैं, मेरे जो इंपोर्ट के हेड हैं, उनकी वजह से मुझे ये चीज़ मेरे अंदर फैक्ट्स एंड फिगर पे खेलना मुझे उन्होंने ही सिखाया है। और ये मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क के लिए भी ये मेरे लिए एक एजाज़ है कि मैं अपने मुल्क के लिए भी इंडस्ट्री में बैठ के, प्राइवेट इंडस्ट्री में बैठ के ये कम्युनिकेट करता हूँ कि जी डॉलर्स बाहर नहीं जाना चाहिए। जी वो बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक और चीज़ है गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो इनको टर्म की वजह से नुकसान होता है उसके बारे में बताइए कि वो क्या चीज़ है, ज़रा नाज़रीन के सामने और सुनने वालों के सामने, ट्रेड करने वालों के सामने ये बात आनी चाहिए कि वो इससे कैसे बच सकते हैं। और ये पहले तो ये बताएं नुकसान है क्या ये? अच्छा, इनको टर्म्स जो है ना, इनको टर्म डिसाइड ये करती है कि जी माल आपने किस जगह पे डिलीवर करना है। इनको टर्म ये डिसाइड करती है कि जो माल आप परचेज कर रहे हैं कंपनी से वो आपने डिलीवर किस जगह पे करना है। CFR का मतलब ये होता है कि वो आपके जो मुल्क की पोर्ट है, जो इंपोर्टर के मुल्क की पोर्ट है, वहां तक उसने डिलीवर करना है। अच्छा, आज मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, एक ये पोर्ट है और दूसरी पोर्ट FOB है कि मैं ये कहता हूं कि अगर FOB पोर्ट पे, FOB का मतलब है कि आप उस मुल्क की बंदरगाह तक, यानी कि जो एक्सपोर्टर है बाहर के मुल्क से माल भेज रहा है उसकी बंदरगाह तक LCL में परचेज कर लें। ठीक हो गया। LCL माल में हाँ, उसके मुल्क तक रहे, अपने मुल्क तक लाने के लिए वो जो फ्री वाला काम है ना उससे बचें कि जी FOB तक ही आपने परचेज कर लेना है। यही मेरी रिकमेंडेशन। FOB का मतलब है फ्री ऑन बोर्ड की, यानी कि उस मुल्क की जो एक्सपोर्ट जहां पे उसने करनी है, डिक्लेरेशन देनी है, वहां तक आप करें, यहां तक आप ना लें।
क्योंकि आप समझते हैं यहाँ तक आ रहा है और हमें नुकसान हो रहा है। तो ये टेक्निकली हिडन कॉस्ट है जो आपको नजर नहीं आ रही, अल्टीमेटली आपको बाद में पे करना पड़ती है, तो इससे आप बच सकते हैं, तो इससे बचना चाहिए। अच्छा, और फिर सही इनको टर्म्स कौन सी हैं? अगर आपने ये बता दिया कि इस तरह से है, तो इसको जो दुरुस्त है वो कौन सी, जरा उसको भी अच्छा, एक जो मैंने पहले कम्युनिकेट किया उसमें मैंने कहा कि जी आप एफओबी ले लें, ठीक है, सीएफआर ना लें, लेकिन अगर आपका यही सप्लायर आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं और सप्लायर आपको एडवांस पे बता देता है कि जी मैं डीओ चार्जेस आपके मुल्क में 50,000 लाने हैं, बल्कि 2.5 लाख नहीं लेने, और आपको पता है ये कैलकुलेशन में 50,000 आने, तब आप सीएफआर जरूर कर लें। अच्छा, क्यों? आप पहले उसे कम्युनिकेट कर चुके हैं। असल मकसद ये है कि जो परचेजर है वो कम्युनिकेट नहीं करता क्योंकि उसको पता नहीं होता। तो जब परचेजर ने कम्युनिकेट नहीं किया, उसको पता नहीं है, तो वो अल्टीमेटली नुकसान है और वो कंपनी का नुकसान है। अच्छा, इसके लिए ये भी है, खाली परचेजर का ये कसूर नहीं है, बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रोडक्शंस के हेड होते हैं, जो मशीनरी या प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं, वो भी सीएफआर एलसीएल मंगवा रहे होते हैं। अब उसकी वजह ये होती है कि अनअवेयरनेस है, उनको पता ही नहीं है कि ये एफसीएल, ये एलसीएल में माल को हमने इंपोर्ट करना है कि नहीं करना। और गोरों का भी एक इस जगह पे बड़ा एज है, वो गोरे क्या करते हैं, वो गोरे आपको बताते ही नहीं है ये एलसीएल में आएगा, ये एफसीएल में आएगा। जो माल आप परचेज कर रहे हैं, एलसीएल का मतलब ये होता है इतनी गाड़ी में आएगा, इतनी गाड़ी में आएगा, एफसीएल का मतलब है 40 फीट में आएगा, कि पूरे कंटेनर में आएगा, ये हाफ कंटेनर में आएगा, वो आपके साथ पैकिंग लिस्ट ही नहीं शेयर करते। तो जो ओनर्स होते हैं वो सरदर्द नहीं लेते, जो प्रोजेक्ट्स के हेड होते हैं वो सरदर्द नहीं लेते, लेकिन उनकी सरदर्द ना लेने की वजह से मुल्क को भी नुकसान होता है, इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है, एम्प्लॉइज को भी नुकसान होता है। तो पहले तो ये है कि मैं ये कहता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं वो हमेशा ये सारे का सारा काम है या तो सप्लाई चेन के हेड को दे दें या फिर इंपोर्ट के हेड को दे दें। जो लॉजिस्टिक है हर वो जगह पे वो कंपनी का खर्चा सेव करेंगे। तो ये मेरी सबसे पहले इनको भी यही रिक्वेस्ट है कि जो प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं वो कभी भी एलसीएल सीएफआर ना मंगवाएं। अगर मंगवानी है तो वो पहले डिसाइड कर लें पोर्ट पे हमने खर्चा क्या देना है। पोर्ट से मुराद है कि शिपिंग लाइन को जो डीओ चार्जेस हमने पे करने हैं वो कितने देने हैं। जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो वो जितनी भी हिडन कॉस्ट है वो जो डिमांड करते हैं वो नहीं करेंगे। यानी सबसे बड़ा मसला ये हो जाएगा कि जिस चीज़ पर, जिस रेट पर आपने चीज़ को खरीदा आपको पहले से पता है, उसमें हिडन चार्जेस कोई नहीं आएंगे, फिर आपको जो एक्स्ट्रा टेंशन आनी है उससे भी आप बच जाएंगे। नाज़रीन, आपने गुलाम मुर्तज़ा साहब की बातें सुनी। ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चंद मिनट की गुफ्तगू के अंदर बहुत ज़्यादा सबक, एक लाइन बता दी गई। एक वो कहते हैं कि आप इस तरीके से चलेंगे तो आप फ़ायदे में रह जाएंगे। कोई ऐसा मैसेज जो कि आप चाहते हुए देना चाहें मुस्तफ़ा? मेरी यही रिकमेंडेशन आज का यही है कि जो एलसीएल कंसाइनमेंट हैं प्रेफरेबल है कि वो आप एफओबी परचेज करें, सीएन ना परचेज करें। नाज़रीन, इंशाल्लाह प्रोग्राम का वक्त हो रहा ख़त्म। बशर्ते ज़िंदगी किसी और टॉपिक पर या इसी से रिलेटेड टॉपिक पर गुलाम मुर्तज़ा साहब को दोबारा स्टूडियो में बुलाएंगे। और आपका अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।